हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विज्ञान विचार के इस चैनल में। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 के लिए रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार एक ही वीडियो में। सारी अभिक्रियाओं के प्रकार हम इसी एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है, देखिए, एक होती है संयोजन अभिक्रिया और दूसरी कौन सी है, वियोजन। देखो संयोजन में क्या होता है, संयोजन का मतलब जुड़ना है ना, जुड़कर क्या बनेगी, एक एक चीज बनेगी। तो संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, एक तरीके से योग, यानी कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद देगा। देखो याद रखना, अभिकारक कितने होंगे, दो या दो से अधिक, लेकिन उत्पाद कितना होगा, हमारे पास उत्पाद एक ही मिलेगा। जैसे कि ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अभिकारक तो कितने हो सकते हैं, दो या दो से अधिक, लेकिन उत्पाद कितना होगा, हमारे पास एक ही होगा। अगर हम वियोजन की बात करें, देखो, तो वियोजन जस्ट इसका उल्टा है, संयोजन का उल्टा। वियोजन का मतलब एक तरीके से क्या होता है, तोड़ना। क्या होता है, तोड़ना, यानी कि इसमें अभिकारक टूटेगा। जिसमें एकल अभिकारक, देखो इसमें अभिकारक क्या थे, दो या दो से अधिक, लेकिन इसमें अभिकारक क्या होता है, एक ही। वो एक अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। क्या बनाता है, छोटे छोटे अनेक उत्पाद बना देता है। इसमें उत्पाद कितना बना था, एक ही, लेकिन इसमें उत्पाद कितने बनते हैं, अनेक। तो यानी कि संयोजन का जस्ट अपोजिट क्या है, वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, यानी कि एकल अभिकारक, एक ही अभिकारक होगा और वो टूट जाएगा और क्या बनाएगा, छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। जैसे कि हमारे संयोजन के उदाहरण देखो, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण, या हम बोल सकते हैं भुजा हुआ चूना का निर्माण कैसे होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण देखिए, ये है हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं बिना भुजा हुआ चूना। जब इसकी अभिक्रिया किससे करवाई जाती है, जल से, तो हमारे पास क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड या भुजा हुआ चूना भी बोलते हैं। अब यहां पर देखो, अभिकारक कितने हमारे पास, दो, लेकिन उत्पाद कितना मिल रहा है, सिर्फ एक ही मिल रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या हो गई, संयोजन। फिर अगर हम बात करें कोयले का दहन, ये पेपर में भी बहुत बार पूछा जाता है, कोयले का दहन। तो देखो, कोयला है, लकड़ी है, तो इसमें क्या जलता है, कार्बन। तो C+O2, किसी का भी दहन कर रहे हैं तो किसकी उपस्थिति में होगी, O2 की उपस्थिति में। तो जब कार्बन प्लस O2 तो क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, कोयले का दहन होने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होती है, तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। फिर अगर हमारा अगला है जल का निर्माण, तो जल के निर्माण में क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलेंगे और क्या बनाएंगे, जल। देखो यहाँ पर इन सभी उदाहरण में देखिए, आपके पास अभिकारक कितने, दो, लेकिन उत्पाद कितना मिल रहा है, सिंगल। तो इस टाइप की जो अभिक्रियाएं होती है उससे हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं बोलते हैं। फिर अगर हम बात करें वियोजन, तो वियोजन का मतलब हमने अभी समझा, तोड़ना। इसमें जो अभिकारक होगा वो एक होगा। अब हम कितने प्रकार से तोड़ सकते हैं, यानी कि वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। तो देखो, वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार है, एक होता है उष्मीय वियोजन, एक होता है विद्युत वियोजन और एक होता है प्रकाशीय वियोजन। तो यानी कि हम जो वियोजन अभिक्रिया है, यानी कि हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, उष्मीय वियोजन मतलब उष्मा के द्वारा, विद्युत वियोजन मतलब विद्युत के द्वारा तोड़ना, और प्रकाशीय वियोजन मतलब प्रकाश के द्वारा तोड़ना। तो देखो, आपको दोनों को मैंने अंतर से समझा दिया है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो जैसे कि हमने देखा पीछे अभी की वियोजन अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से, एक तो उष्मीय वियोजन, और एक कौन सा है हमारे पास, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। अपघटन या वियोजन एक ही बात है, अपघटन भी बोल सकते हैं या वियोजन, क्योंकि वियोजन अभिक्रिया को हम क्या बोल सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया भी बोल सकते हैं। कौन सी, अपघटन, एक ही बात है। तो वियोजन का मतलब अभी समझा था, टूटना। देखो उसमें वियोजन क्या होता है, जिसका वियोजन या जिसको कैसे तोड़ा जा सकता है, उष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है। वियोजन का मतलब तोड़ना, जिसको उष्मा के द्वारा तोड़ा जाता है या जिसका वियोजन उष्मा के द्वारा किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसमें वियोजन। सिंपल सी याद रखनी, पेपर में पूछे उसमें वियोजन किसे कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें उष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है उसे उसमें वियोजन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है हमारे पास, CaCO3, ये क्या होता है, चूना पत्थर। अब जैसे ही इसको उष्मा देंगे, तो उष्मा देंगे तो ये क्या हो गया, देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड बन गया,
और साथ में क्या बना आपके जल बना। तो हमने इसका वियोजन कैसे किया? ऊष्मा देकर किया। ऊष्मा देकर वियोजन किया तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन। सेकंड देखो आपके पास लेड नाइट्रेट है और स्टार कर लेना, पेपर में बहुत बार ये पूछी भी जाती है। आपके पास लेड नाइट्रेट मतलब क्या है? PbNO3 का ऑल्टोइड लेड नाइट्रेट। जब हम इसको उष्मा देते हैं तो एक तो ये किसमें टूटेगा? लेड ऑक्साइड। किसमें टूट जाएगा? लेड ऑक्साइड। साथ में बनेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, साथ में ऑक्सीजन। तो ये क्या हो गया? लेड नाइट्रोट। जब लेड नाइट्रेट का तापन किया जाता है तो यहां पर देखो एक हमें गैस मिली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये वाली गैस। और इस गैस का जो धुआं होता है वो भूरे रंग का होता है। पूछा भी जाता है पेपर में कि जब लेड नाइट्रेट का तापन किया जाता है, जब लेड नाइट्रेट का तापन किया जाता है तो उससे निकलने वाली नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो धुआं है वो किस कलर का होता है? या उससे भूरे रंग का धुआं किसका होता है? तो किसका होता है? वो नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड का जो धुआं होता है वो कैसे होता है? भूरे रंग का होता है। तो सिंपल सी है उसमें वियोजन, जिसको हम उष्मा के द्वारा तोड़ सकते हैं या उष्मा के द्वारा वियोजन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा देखो विद्युत वियोजन। तो सिंपल है, जैसे ये उष्मा के द्वारा हुआ था, इसमें क्या करेंगे? विद्युत के द्वारा अगर वियोजन करते हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और वो टूट जाता है ना? वियोजन का मतलब तोड़ना। तो जैसे हम विद्युत धारा को प्रवाहित करवाएंगे और वो टूट जाए तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वियोजन। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसका वियोजन विद्युत के द्वारा किया जाता है, विद्युत वियोजन अभिक्रियाएं कहलाती है। जैसे कि जल है और इस जल में जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करवाएंगे, क्या? विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करवाएंगे तो क्या होगा? आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? अलग। फिर देखिए हमारी तीसरी अभिक्रिया है प्रकाशीय अपघटन। अब देखो प्रकाशीय अपघटन क्या है? जिसका सूर्य के प्रकाश में अपघटन हो या वियोजन हो, प्रकाश के द्वारा वियोजन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। याद रखना तीनों में देखो सिंपल सा जो नाम है उसी से परिभाषाएं बन रही है। उष्मा, उष्मा के द्वारा वियोजन। विद्युत, विद्युत धारा के द्वारा वियोजन। प्रकाशीय, सूर्य का प्रकाश लिख ले रहे हैं, सूर्य के प्रकाश के द्वारा वियोजन क्या कहलाती है? आपका प्रकाशीय अपघटन। अब एग्जाम्पल देखिए, जैसे AgCl है। अब जैसे ही AgCl को सूर्य के प्रकाश दिया जाता है तो क्या बनेगा? 2Ag प्लस Cl2। वैसे ही AgBr है, जैसे सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा? 2Ag प्लस Br2 बन जाएगा, अलग हो जाएगा। अब देखो इस अभिक्रिया का जो उपयोग है वो पूछा भी जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। किसमें? श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। वैसे तो दोनों होता है लेकिन ज्यादातर ये पूछा जाता है। वैसे दोनों भी देखो बुक में नहीं, बुक में शायद ये दे रखा है। वैसे दोनों ही श्याम श्वेत में होता है लेकिन ज्यादातर जो पूछी जाती है वो होती है AgCl। इसका उपयोग क्या बोलते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है इन अभिक्रियाओं। अब देखो ध्यान से देखोगे तो वियोजन में हमने क्या पढ़ा था कि एकल क्या होता है? अभिकारक। एकल अभिकारक। और उत्पाद कितने होते हैं? अनेक। अनेक उत्पाद होते हैं। तो देखो आप यहां देखो अभिकारक कितने हैं इसमें? एक। उत्पाद कितने हैं? दो। अभिकारक कितने हैं? एक। उत्पाद कितने हैं? तीन। तो इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया किसके? यहाँ देखो अभिकारक कितना है? एक। उत्पाद कितने हो गए? दो। अभिकारक कितना है? एक। उत्पाद कितने हो गए? दो। तो इस टाइप की जो अभिक्रियाएं होती है उसे हम क्या बोलते हैं? वियोजन अभिक्रियाएं बोलते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हमारी अभिक्रियाओं के बारे में। तो अगली देखो क्या है अपने पास? विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो देखो विस्थापन का मतलब एक तरीके से हटा देना, विस्थापित कर देना, है ना? क्या होता है इसमें विस्थापन अभिक्रिया में कि हमने क्या, विस्थापन का मतलब एक तरीके से हटा देना, प्रतिस्थापित कर देना, हटा देना मतलब ये समझ लीजिए। अब इसमें होता क्या है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है अपने से कम क्रियाशील तत्व को क्या कर देता है? उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। यानी कि जो अधिक ताकतवर होता है वो अपने से कम ताकतवर को क्या करता है? अपनी जगह से हटा देता है। जैसे हम बहुत बार देखते हैं ना कि मान लो कोई स्कूल है या कोई भी, वहां पर क्या होगा? मान लो जो अधिक ताकतवर होगा बच्चा, वो क्या करेगा? अपने से कम ताकतवर बच्चे को क्या करेगा? उसकी जगह से विस्थापित कर देता है। या अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे पहले जमाने में मान लो राजा महाराजा थे तो अधिक ताकतवर राजा क्या करता था? अपने से कम ताकतवर वालों को उसकी जगह से हटा देता था और उस राज्य पर क्या कर लेता था? अधिकार। वैसे ही विस्थापन अभिक्रिया क्या है कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व,
क्या करता है, अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। सिंपल सी भाषा में, अधिक ताकतवर अपने से कम ताकतवर को क्या करेगा, विस्थापित यानी कि हटा देगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल में देखिए, हमारे पास दे रखा है Fe और CuSO4। तो Fe और CuSO4, तो अगर हम Fe और Cu की बात करें तो देखो Fe और Cu में अधिक ताकतवर कौन है, Fe। तो ये Fe क्या करेगा, इस Cu को अपनी जगह से हटा देगा। ये Fe, क्योंकि Fe और Cu में अगर हम अब क्रियाशीलता देखिए तो क्रियाशीलता में Fe अधिक ताकतवर है और Cu क्या है, कम। तो ये Fe क्या करेगा, इस Cu को अपनी इसकी जगह से हटा देगा और इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखो FeSO4 क्या बन गया, FeSO4, और Cu क्या हो गया, अलग। अब यहाँ पर देखो, ये जो CuSO4 है, इसका जो रंग है वो कैसा है, नीले रंग का है, नीले रंग का। लेकिन जैसे ही यहाँ पर ये Cu हट जाएगा, इतना इतना, और Fe आ जाएगा, मतलब देखो SO4 तो पड़ा है, सल्फेट तो, लेकिन जैसे ही यहाँ Fe आएगा ना, तो इस नीले रंग का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कॉपर की वजह से इसका रंग कैसे था, पूरा मिला, तो इसकी पूरे की वजह से इसका रंग क्या था, नीला। जैसे ही कॉपर को Fe हटाएगा तो हमारे पास क्या बना, FeSO4। तब अब इसका जो रंग है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये बहुत बार पूछा भी जाता है कि जब है ना CuSO4 के विलयन में जब लोहे की कील को डाला जाता है, मान लेते हैं ये CuSO एक विलयन है और हमारे पास ये कील है, मान लेते हैं कील है कुछ इस तरीके से। तो जैसे ही हम इस कील को इस विलयन में डालते हैं CuSO4, ये विलयन कैसा है, CuSO4, तो देखो होगा क्या। अब आपको पता है कि ये क्या करेगा, कील को जैसे ही इसमें डालेंगे तो ये कील क्या करेगी, कॉपर CuSO4 में से Cu को हटा देगी, है ना। और ये किसकी है, लोहे की तो है Fe। तो इसमें से Fe क्या करेगा, इस Cu को हटा देगा और क्या बना लेगा, FeSO4, जिससे इसकी कलर क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि ये जो CuSO4 था ये नीले रंग का था, जैसे इसमें आयरन ने इसको हटाया तो इसका कलर क्या हो जाएगा, मलिन या हरा रंग का हो जाएगा। पेपर में बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि है ना, जब लोहे की कील को देखो, ये एक तरीके से मान सकते हैं लोहे की कील है, इस लोहे की कील को हम CuSO4 कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो इसका रंग कैसा हो जाता है, मलिन या हरा क्यों हो जाता है, पूछा जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि कॉपर और Fe और कॉपर में से Fe अधिक क्रियाशील है, जो Cu को अपनी जगह से विस्थापित कर देगा, जिससे कि उसका कलर जो है मलिन या हरे रंग का हो जाएगा। अब अगला देखते हैं एग्जाम्पल, ZnCuSO4। तो Zn और CuSO4 में से अधिक क्रियाशील कौन है, Zn। ताकतवर कौन है, Zn। तो Zn इसको क्या करेगा, विस्थापित कर देगा, क्या बना लेगा, ZnSO4 प्लस Cu बेचारा अलग अकेला पड़ जाएगा। फिर अगर हम बात करें Pb प्लस Cl2, लेड प्लस कॉपर क्लोराइड, ये क्या है, कॉपर क्लोराइड। अब देखो लेड, Pb और Cu में से स्ट्रॉन्ग कौन है, ताकतवर कौन है, Pb। तो Pb क्या करेगा, इसको हटा देगा। हर बार कौन हट रहा है, बेचारा कॉपर ही हट रहा है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, लेड क्लोराइड। तो सिंपल सी गणित ये है कि जो अधिक ताकतवर होगा वो अपने से कम ताकतवर को क्या करेगा, उसको हटा देगा। फिर द्विविस्थापन क्या है, देखो द्विविस्थापन में क्या होता है कि जो अभिक्रियाएं होती है उन अभिक्रियाओं में आयनों का आदान प्रदान होता है आपस में, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसको क्या बोलते हैं, दो बार आयन, एक ऐसे समझिए, ये क्या था, विस्थापन, ये क्या, द्विविस्थापन। इनमें क्या होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट भी अभिक्रिया बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें आयनों का क्या हो, आदान प्रदान। कैसे, देखो जैसे मान लो मेरे पास AB है और CD है। अब होगा क्या, हमेशा याद रखना, जो आयनों का आदान प्रदान है वो अभिकारकों के ही बीच में होगा, कभी भी उत्पाद पे नहीं होगा, ये पहली चीज आप याद रखना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लेते हैं AB प्लस CD, AB पे मान लेते हैं प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस और इस पे माइनस। तो होगा क्या कि ये जो AB है वो जाके जुड़ेगा किससे, इससे। तो क्या बन जाए, क्या बना लेगा, AD, क्या बना लेगा, AD। और ये जो हमारा B है ये जाके मिल जाएगा इससे, तो क्या बना लेगा, CB, क्या बना लेगा, CB प्लस CB, ऐसे। तो देखो क्या हुआ, ये अपने आयनों में टूटा, मान लो AB है वो अपने आयनों में टूटा, पूरा AB है वो अपने आयन में टूटा, जैसे पूरा AB क्या होगा, अपने आयन में टूटेगा। कैसे,
ए बी है वो टूटा किसमें, ए प्लस और बी माइनस में। और जैसे सी डी है तो सी डी भी अपने आयन में टूटेगा, सी प्लस और डी माइनस में टूट गए। अब ये आपको पता है प्लस वाला किसके साथ, इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आपस में क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, तो हमारा कंपाउंड ऐसे बन जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल से हमें समझ में आएगा, दे रखा है Na2SO4, क्या दे रखा है, Na2SO4। तो यहां पर देखो Na2SO4 में ये Na प्लस SO4 माइनस 2 में टूट जाएगा, ये Ba प्लस Cl2 में टूट जाएगा। ये आपस में क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे, तो क्या बना लेंगे, BaSO4 और NaCl, क्योंकि ये भी टूट जाएगा Na प्लस SO4 माइनस 2 में, ये भी टूट जाएगा Ba प्लस 2 और Cl माइनस में टूट जाएगा, है ना। ये किस में टूटा, Na प्लस और SO4 माइनस 2, ये टूट गया। ये किस में टूटा, Ba प्लस 2 और Cl माइनस में, ये टूट गए। तो आपको पता है ये Na जब भी क्लोरीन को देखता है तो Na इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, NaCl, और ये आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, BaSO4। अब यहाँ पर देखो, ये जो बेरियम सल्फेट बना है, बहुत बार पूछा जाता है, ये जो बेरियम सल्फेट बना है ये क्या होता है, अवक्षेप होता है। अवक्षेप का मतलब जो घुलता नहीं है, नीचे रह जाता है ऐसे। मान लो ये बेरियम, तो ये क्या रहेगा, ये नीचे रह जाएगा बेरियम सल्फेट। तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट क्या होता है, अवक्षेप। क्या प्राप्त होता है, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, जो कि क्या होता है, अवक्षेप का मतलब क्या होता है, जल में अविलय, जल में अविलय होता है। और साथ में क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा। तो यहाँ देखो सिंपल सा, अधिक ताकतवर कम ताकतवर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। फिर यहाँ पर पूछा था ना कि रंग कैसा, नीले से क्या हो जाएगा, हरा या मलिन, क्यों हुआ, क्योंकि आयरन आयरन क्या करेगा, जैसे ही कॉपर को हटाएगा तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर यहाँ पर द्विविस्थापन मतलब अभिकारकों के बीच, याद रखना ये बात, अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट है, चलो वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं, हमारी अभिक्रिया उपचयन अपचयन। तो अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं या उसको रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी बोलते हैं। उपचयन और अपचयन को क्या बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी बोला जाता है। इसका मतलब देखो साथ में लिखा हुआ है, उपचयन और अपचयन साथ में लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, जो एक अभिकारक है उसका तो हो जाएगा उपचयन, एक अभिकारक का तो क्या हो जाएगा उपचयन, और एक अभिकारक का क्या हो जाएगा अपचयन। तो इनको ही हम क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें किसी एक अभिकारक का उपचयन एवं दूसरे अभिकारक का अपचयन हो जाता है, तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं या रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। नाम ही है, एक अभिकारक का उपचयन एक का अपचयन हो जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रियाएं बोलते हैं। देखो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है हमारे पास Cu कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। तो देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर जब H2 देखोगे तो यहाँ H2O बन रहा है, यानी कि यहाँ अगर बात करें तो पहले H2 के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ देखो तो ऑक्सीजन जुड़ गई, और अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उपचयन, है ना। ऑक्सीजन जुड़ेगी तो क्या हो जाएगा, उपचयन। और अगर देखो कॉपर की यहाँ बात करें तो कॉपर के साथ यहाँ ऑक्सीजन थी पहले, लेकिन यहाँ देखेंगे सिर्फ कॉपर अकेले ही बचा है, यानी कि ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन। देखो ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो उपचयन, ऑक्सीजन में वृद्धि होगी तो उपचयन। देखो यहाँ हाइड्रोजन में ऑक्सीजन में एक तरीके से वृद्धि तो हुई है, तो इसका हाइड्रोजन का तो क्या हो जाएगा, उपचयन। क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन में वृद्धि हो गई, मतलब ऑक्सीजन जुड़ गई, पहले यहाँ ऑक्सीजन कुछ ही नहीं थी, लेकिन यहाँ देखो इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका क्या हो जाएगा, उपचयन। अब अगर हम बात करें CuO, तो यहाँ देखो पहले ऑक्सीजन थी लेकिन अब ऑक्सीजन नहीं है, यानी कि ऑक्सीजन में क्या हो गई, कमी आ गई। कमी आना क्या होता है, अपचयन। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगी वृद्धि होगी वो तो क्या हो जाएगा, उपचयन, और जिसमें से निकल जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपचयन। जैसे इसकी बात करें तो पहले ZNO जिंक ऑक्साइड, तो यहाँ देखो ऑक्सीजन है, लेकिन जैसे ही यहाँ देखेंगे तो सिर्फ Zn है, इसका मतलब ऑक्सीजन निकल गई, ऑक्सीजन कम हो गई, इसका मतलब इसका तो क्या हो जाएगा, अपचयन। क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन कम हो गई। और यहाँ देखो कार्बन पहले अकेले ही था, लेकिन यहाँ कार्बन के साथ अब ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसका मतलब अब यहाँ इसका क्या होगा, उपचयन हो जाएगा। तो इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है, आपका उपचयन अपचयन।
और बोर्ड के एग्जाम में ये स्टार कर लेना, ऐसा पूछा भी जाता है कि बताइए किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि उपचयन और अपचयन क्या होता है। पेपर में आता ज़रूर है कि बताइए निम्न अभिक्रिया में से, मान लो यही दे देगा, तो बताइए निम्न अभिक्रिया में से किसका उपचयन और अपचयन हो रहा है ना? तो 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना। तो यहाँ तक हमारी सारी अभिक्रियाएँ कंप्लीट होती है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।